चलिए भैया, मैं आप लोगों को अभी गोंड के बारे में बताता हूँ, फिर आगे आगे चलते हैं, एक एक करके डील करेंगे जैसा जैसा समय आते जा रहा है वैसा वैसा। और जो जो बता रहा हूँ एक भी कंटेंट कोई छोड़ेगा नहीं, और जो छोड़ेगा वो बाद में मेरे से पूछेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास टाइम है। आप क्या कर सकते हो, आप अभी जो भी मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को आप याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो गोंड के बारे में जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ गोंड जनजाति के बारे में। देखिए, मूल नाम गोंड किससे बना है? गोंड जो है कोंड शब्द से बना है, कोंड। तो कोंड मतलब तेलुगु भाषा में इसको कोंड कहते हैं। और अगर हम लोग सामान्य भाषा में देखें तो कोंड क्या होता है? पर्वत होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि भैया ये किस भाषा से बना हुआ है और कहाँ से आया है। पहला तो आप ये जान लो, देखिए कोंड, कोंड। तो कोंड जो शब्द है, जैसे कोंड भी कहते हैं, तो कोंड शब्द क्या है? तेलुगु शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? पर्वत। क्या होता है? पर्वत। और इसी से गोंड बना है। कैसे गोंड बना है? देखिए, समझो अब बात को, यहाँ पे बात निकलता है। गोंड क्या करते हैं? खुद को कोयतुर मानते हैं, जिसका अर्थ होता है कि कोंड में निवास करने वाला, अर्थात पर्वत में निवास करने वाला। तो ये क्या कहते हैं? खुद को कोयतुर कहते हैं, कोयतुर। तो कोयतुर का क्या होता है कि इसी कोंड पर निवास करने वाला, अर्थात पर्वत में निवास करने वाला पर्वतवासी। तो ये क्या हो गया? गोंड जो शब्द है वो कोंड से बना है। कोंड तेलुगु शब्द है और कोंड का अर्थ पर्वत होता है। और गोंड खुद को स्वयं को क्या मानते हैं? तो स्वयं बोलते हैं कि हम क्या हैं? कोयतुर हैं। कोयतुर मतलब कोंड में निवास करने वाला, अर्थात पर्वत में रहने वाला, ठीक। और जनरली कहाँ पे देखा जाता है? तो जनरली पूरा बस्तर संभाग में ज़्यादा ये देखने को आपको मिलेंगे। पूरे बस्तर में गोंड जो है भरे पड़े हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूरे अन्य हिस्से में भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल बस्तर में है। किस भाषा समूह में आता है? तो ये द्रविड़ियन में आता है। इसकी जो लैंग्वेजेस है वो क्या है? तो ये द्रविड़ियन में है, द्रविड़ियन भाषा समूह के अंतर्गत ये आता है। दूसरी बात आपको याद रखना है, इनकी बोली क्या है, इसको ये कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो ये गोंड लोग क्या करते हैं? गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं। संपर्क बोली क्या है? गोंडी बोली, ठीक है। भाषा समूह गोंड किस में आएगा? द्रविड़ियन में, लेकिन पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए गोंडी बोलते हैं। इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, एक होता है राजगोंड और दूसरा होता है धरगोंड, ठीक। तो आपको दोनों प्रकार को समझना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा बेहतर इसको क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। पहला क्या होता है? राजगोंड। राजगोंड का मतलब क्या होता है मालूम है? जो राज करते हैं, जो राजा की तरह राज करते हैं, जो थोड़े उच्च धनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये शुरू से राजा महाराजा लोग इसके गोंड समुदाय में बहुत सारे आदिवासी लोग रहे हैं। और दूसरा है धरगोंड, जो सामान्य जीविका जीते हैं, सामान्य अपनी जिंदगी को पशुपालन, कृषि इत्यादि करके जी रहे हैं, ठीक है। और जो राजगोंड है अपने आप को क्या बोलते हैं? ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ये अपने आप को क्या करते हैं? अन्य गोंड लोगों से श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में इसकी कितनी उपजातियां पाई जाती है? तो पहले ही बता चुका हूं, गोंड की 41 उपजातियां पाई जाती है। मतलब दे हैव 41 क्या उपजातियां, मतलब सब कास्ट, ठीक है। ये क्या है? गोंड के अपने खुद की उपजातियां, इसकी 41 उपजातियां स्टेट में हमारी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य में। गोंड जनजाति की अगर शाखाएं बोल दे, गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? ब्रांचेस, उपजातियां कितना है? 41 है। ये क्या है? उपजातियां हैं, लेकिन ब्रांचेस बोले तो 30 शाखाएं पाई जाती हैं। कितनी? 30 शाखाएं पाई जाती है। ब्रांचेस है जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से निवास कर रही है, ठीक है। अब देखिए, ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति समूह। इससे बड़ी जनजाति समूह छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ये याद रखना कि ये क्या है? सबसे बड़ी जनजाति क्या है? ग्रुप है, अर्थात समूह है, ठीक है। तो ये सब बातें माने रखता है। अब आगे इसको देखो, आपको समझो। जो गोंड है, गोंड राज्य के कुल जनजाति का कितने प्रतिशत है? तो टोटल 56% है। और जनसंख्या का बोलोगे तो जनजाति का 56%, लेकिन सभी ST SC OBC हिंदू मुसलमान सबको मिला के टोटल पॉपुलेशन 2,55,45,198, उसका कितना है? उसका 17.17% है जनसंख्या का, ठीक है। तो ये क्या है? ST का कितना परसेंट है? तो अकेले 56% कुल जनजातियों में है। तथा टोटल पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, छत्तीसगढ़ में 2011 में जो पॉपुलेशन था उसका कितना परसेंट है? तो 17.5% है। 17.5% टोटल जनसंख्या का एकलौता प्रतिनिधित्व तो छत्तीसगढ़ में ये करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है।
छत्तीसगढ़ की जनजाति में गोंड जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, याद रखना। अब जो जनजाति है छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के आदिवासी लोग रहते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा इसका मात्रा देखने को मिलता है। अब इन लोगों का जो विवाह कराता है, जैसे विवाह का काम कराता है ना, शादी विवाह का, जैसे बाकी जगह ब्राह्मण लोग कराते हैं, ब्राह्मण लोग कराते हैं ना, इनका विवाह कौन कराता है? दोषी नाम का एक व्यक्ति कराता है। मतलब जो ब्राह्मण कराने वाला, शादी कराने वाला जो रहता है उसे क्या कहते हैं? दोषी कहते हैं, दोषी, है ना। ये क्या है? विवाह संपन्न कराता है, विवाह कराने वाला क्या करता है? ये विवाह को कराने वाला है, इसका क्या नाम है? इसे दोषी के नाम से संबोधित किया जाता है। एक बात याद रखना, इसमें तो बहुत सारा है, जैसे घर जमाई विवाह भी चलता है, गुरावट विवाह भी चलता है, घुसपैठ भी चलता है, उड़रिया भी चलता है, ये सब विवाह है। लेकिन विवाह को संपर्क कराने वाला, जो फाइनल विवाह को पूजा पाठ करके स्वीकृति देता है, वह दोषी है। दूसरी बात, मेघनाथ पर्व इसके में बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखेंगे आप, आपको पूछा जाएगा मेघनाथ पर्व किस समाज में मनाते हैं? तो ये यही समाज है, कौन सा? गोंड समुदाय है, ठीक है। एक बात और याद रखना है, इन लोगों का जो ईश्वर होता है, इसमें तो वैसे दूल्हा देव बूढ़ा देव की पूजा तो एक करते हैं, लेकिन जो पितृदेव होता है पारंपरिक, तो डूमा देव होता है। वो क्या होता है? डूमा देव। तो ये क्या है? पितृदेव होता है। मतलब इसके पेरेंट्स इसकी पूजा शुरू से करते आ रहे हैं, परंपरागत इनके पिताओं का पिता है, ये देवता है, इनकी पूर्वजों का शुरू से पूजा पाठ इसमें हो रहा है। और जब मृत्यु हो जाता है ना गोड़ों में, तो तीसरे दिन इन लोग कोज्जी और 10वें दिन कुंडा एक संस्कार करते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, अगर किसी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो उस केसेस में मृत्यु होने के बाद में ये क्या करते हैं? तीसरे दिन इन लोग कोज्जी मनाते हैं, कोज्जी भात खवाते हैं। और जैसे ये कोजी खत्म हुआ तो एक और संस्कार होता है, वो 10वें संस्कार में कुंडा कहलाता है, 10वें दिन। तो ये 10वें दिन क्या करते हैं? कुंडा, ठीक है। तीसरे दिन कोजी और 10वें दिन कुंडा संस्कार मनाते हैं। तो ये गोंड जनजाति की बात मैंने क्लियर कर दिया। और घर में ये यही जनजाति है, कौन सी जनजाति दीवारों पर नोहडोरा अलंकृत करती है? तो गोंड जनजाति है जो दीवारों पे क्या करती है? दीवारों पर नोहडोरा अलंकरण करती है। क्या करती है? नोहडोरा, ठीक है। छोटे छोटे मतलब ऐसे आकृति वगैरह दीवारों में, सुंदर सुंदर आकृति आपको देखने को मिल जाएगा, वही नोहडोरा कहलाता है। तो दीवारों पे लगाया जाता है, ठीक। इन लोग क्या करते हैं? नवाखाई पर्व मनाते हैं। और इसी जनजाति लोग नवाखाई को क्या है, क्या नाम देते हैं? कई बार बताया हूँ रे तुम लोगों को, नवाखाई को पंडुम कहते हैं, कई बार बताया हूँ। अरे अपने दिमाग से फिर रिवीजन करने की कोशिश किया करो। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, नृत्य क्या करते हैं? तो कर्मा, सैला, पणकी, कई ठो नृत्य करते हैं। महिलाएं स्पेशली पणकी नृत्य करती है। पंचायत का जो मुखिया होता है, जो जाति पंचायत का हेड होता है, प्रधान होता है, वो भोई कहलाता है और राजा भी कहलाता है। तो याद रखना, पंचायत का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो भोई कहलाता है, भोई, ठीक है। और राजा भी उसको मानते हैं, क्योंकि फाइनल न्याय देने का अधिकार उसी को है। याद रखेंगे, इन लोग ये मानते हैं कि जो गोंड समुदाय है, गोंड जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल का संस्थापक माना जाता है और नियम बनाने वाला भी माना जाता है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं? ये जो जनजाति समूह हैं, समुदाय के लोग हैं, इन लोग गांव के किनारे में एक तो देवगुड़ी स्थापित करते हैं। देवगुड़ी मतलब देवता का रहने का एक मंदिर, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा देवगुड़ी, मालागुड़ी स्थापित कौन करता है गांव के बाहर या गांव के किनारे में? तो यही है जो देवगुड़ी बनाते हैं, देवगुड़ी की स्थापना करते हैं, और यही है जो मालागुड़ी भी स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इतना ये सब आपको रिवीजन करना है भैया। और याद रखेंगे, यही गोंड के अंतर्गत मुरिया, माड़िया, दोरला, बुझमाड़िया सब गोंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है। और एक बात याद रखना, जब इन लोग अनाज को मापन करते हैं ना, धान को जैसे कुरों में मापते हैं ना, 1 कुरो धान, 2 कुरो धान, गांव-गांव में आजकल तो दिखता भी नहीं, और आप लोग शायद देखे भी नहीं हो, लेकिन आप पूछोगे अपने माता पिता से ना, वो ज़रूर बताएंगे कि कुरों में हम धान नापत रहन बेटा, ऐसा करके। तो इन लोग क्या करते हैं? सेर, काठा, सोली, पैली का उपयोग करते थे, ठीक है। एकदम पुराना मतलब ये है, अनाज मापन के लिए एक उपयोग की जाने वाली, मतलब एक प्रकार का बर्तन टाइप का रहता था। सेर हो गया, काठा हो गया, सोली हो गया, उसमें नाप के पैली हो गया, ये सब में नापते थे। अब कुरो तो ख़त्म हो ही गया है, 1 कुरो धान, 2 कुरो धान, 3 कुरो धान आज भी गांव में होता है, ठीक है, लेकिन वो देखने को मिलता है। तो ये मैंने गोंड को क्लियर किया। अब मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, इतना लंबे से इसलिए खींच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से इसका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है।
तो ये कंवर जनजाति भी हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए कंवर जनजाति के बारे में तो सबसे पहले आप एक बात ये दिमाग में बैठा ही लीजिए कि कंवर लोग क्या करते हैं। देखो कंवर जनजाति ये कहते हैं कि हम कौरवों के वंशज हैं। सबसे पहले बात तो ये जान लो कि किसको मानते हैं, तो कौरव को बोलते हैं हम कौरवों के क्या हैं, वंशज हैं, हमारे मूल वही हैं। तो ये कौरवों के अपने आप को वंशज मानते हैं और ये क्या है, सैन्य कार्य करते हैं, रक्षा का कार्य करते हैं, सैन्य कार्य। ठीक है, तो सैन्य कार्य के लिए किसको जाना जाता है, तो कंवर को जाना जाता है। ये बात याद रखना। सबसे पहली बात इसमें, इस समुदाय में गुरु गाहिरा का नाम आप सुने होंगे। तो गुरु गाहिरा जी ये खुद कंवर थे। गुरु गाहिरा जी खुद कंवर थे और इसका गुरु गाहिरा आश्रम कहाँ है, तो ये जसपुर में है। जसपुर में क्या है, इन्हीं के नाम से कंवर समुदाय के एक समाज सुधारक थे जिसको इन लोग क्या करते हैं, संत गुरु गाहिरा के नाम से जानते हैं और इसीलिए इसका वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा। इनका जो निवास क्षेत्र है, आपको और भी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इन लोग क्या करते हैं, जनरली सरगुजा वाले बेल्ट में, बलरामपुर में, सूरजपुर में इन लोग रहते हैं। ठीक, तो अब सरगुजा बलरामपुर को आप जानना कि कंवर का क्षेत्र अगर आपको बोल दें तो आप बता देना कि भैया सरगुजा कंवर का क्षेत्र है, बलरामपुर ये एरिया में ज़्यादा आपको उत्तर छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट है वहाँ कंवर देखने को आपको मिल जाएगा। इतनी बातें आप इसको बता देना। और ये बार नृत्य इसमें क्या है, फेमस है। बार का नृत्य मतलब इसकी जनजाति नृत्य की बात हो रही है बाबा, जहाँ आप लोग शराब पीते हुआ वाला बार नृत्य नहीं है। तो बार नृत्य के लिए कंवर को जाना जाता है। इसी जनजाति में बता रहा हूँ, इसमें क्या है, 7 उपजातियों की पंचायत को सतगडिया कहते हैं। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा सतगडिया किसे कहा जाता है, तो 7 अलग अलग जो उपजाति होती है, 7 उपजाति की पंचायत मिल करके बनती है, ये क्या कहलाता है, तो सतगडिया। फतगटिया ये क्या है, जाति पंचायत होती है और 7 उपजातियों से मिलके कंवरों की जो उपजाति है, तो 7 उपजाति की पंचायत को सतगडिया कहते हैं। ये जो उपजाति समुदाय है स्वयं को क्या है, कौरवों का वंशज मानते हैं, इसलिए संगठित होकर रहना पसंद करते हैं। ठीक, ये जो है जो टोटम समूह में बटे हैं उसको गोटी कहते हैं। टोटम समूह मतलब वही विभिन्न प्रकार के टोटमों में विभिन्न प्रकार के गोत्रों में बटे हुए हैं, तो टोटम समूह को इन लोग गोटी कहते हैं। टोटम समूह इसे क्या कहते हैं, गोटी। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोटी किसे कहते हैं, तो इनके टोटम समूहों को गोटी कहा जाता है, ये आप बता देना। और इसी में एक जाति आता है पाइक। तो पाइक जो है कंवर जनजाति से संबंधित है। इसको कई बार पूछा है, पाइक विद्रोह भी आप सुने होंगे, तो वो कंवर जनजाति से संबंधित है। तो कई बार आपको पूछा भी गया है, अगर आपसे पूछे पाइक का संबंध किससे है, तो कंवर समाज से है। CGPSC ने ऐसी क्वेश्चन हुबहू पूछ दिया था और उसको मैंने आप लोगों के बीच में रख भी दिया। ठीक, 2018 में पूछा था, 2008 में भी इस क्वेश्चन को पूछा था। कंवर जनजाति की स्त्रियां क्या करती है, अपनी छाती पर गोदना गुदवाती है और भगवान कृष्ण भगवान माधव का क्या करती है, चित्र अपने सीने पे अलंकृत कराती हैं। तो गोदना की जब बात आती है तो गोदना में इन लोग क्या करती हैं, इस समाज की जो स्त्रियां हैं वो श्री कृष्ण भगवान का, कृष्ण का एक छवि बनाती है। कहाँ पे, अपने छाती पे। तो गोदना गुदवा देती है भगवान कृष्ण का, है ना। तो इतनी बातें आपको इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको कंवर के बारे में आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गोड़ को भी डिटेल में दे दिया, कंवर को भी डिटेल में दे दिया। अब मैं आपको बताऊंगा उरांव के बारे में। ठीक है, एकदम शॉर्ट में चर्चा करूँगा, आप लोगों को समय बर्बाद खुद नहीं करूँगा और ना अपना समय बर्बाद करूँगा, लेकिन जो बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँगा। चलिए मैं उरांव के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। समझना क्या है आपको, ये जो है कहाँ पे रहते हैं, तो ये तो सबसे पहले भैया सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर इस एरिया में, रायगढ़ में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ वाले एरिया में हैं। ठीक है, तो कहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो एक तो हम लोग देख ले सरगुजा, दूसरा देखा हमने बलरामपुर, तीसरा देखा हमने जसपुर, चौथा देखा हमने रायगढ़। इस जगह पे ये क्या है, क्रम के अनुसार से निवास करते हैं। तो पहले नंबर पे कहाँ उरांव आपको देखने को मिलेगा, सरगुजा में देखने को मिलेगा।
इसका जो युवा गृह है, आजकल उरांव बहुत शिक्षित हो गए हैं और सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग बैठ गए हैं, ठीक है। इसके युवा गृह को क्या है, धूमकुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसके युवा गृह को? युवा गृह को इसके धूमकुरिया कहते हैं। और इसके मुखिया को क्या कहते हैं बता चुका हूँ, धांगर महतो। ये क्या है, इसका मुखिया है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों से बन जाएगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, रिवीजन कर चुके हैं। धूमकुरिया के सदस्यों का आयु में अगर मैं वो करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, तो इसको क्या है 13 वर्ष से चालू कर दिया जाता है। 13 वर्ष से किया जाता है, ठीक, मिनिमम। जब आप धूमकुरिया की बात करते हो तो इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक। 3 कैटेगरी में, एक पूना जोरवार बोलते हैं, एक होता है आपका मजथुरिया जोरवार, और एक होता है धांगर। तो धांगर जो है वयस्क व्यक्ति को कहते हैं, समझ रहे हो, मतलब जो एडल्ट है, जो 18 साल से ऊपर हो गया है उसको, और जो छोटे हैं उनका अलग अलग नाम धूमकुरिया के सदस्यों का रखा गया है। तो जो धूमकुरिया है उसके सदस्यों को आपको 3 भाग में बांटना है। पहला तो आपका पूना जोरवार, ये धूमकुरिया के सदस्य। दूसरा, अच्छा, पूना जोरवार के बारे में जब बात आती है तो इसको कई जगह पन्ना जोरवार भी कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम क्या है, पूना जोरवार। ये क्या होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, मतलब 13 साल से कम उम्र के होते हैं, इसीलिए इसका नाम पूना रखे हैं, 13 से कम। ये धूमकुरिया के पहले सदस्य पूना जोरवार, जिससे छोटा मोटा काम वगैरह लिया जाता है ना, वही है। अब जो दूसरा आएगा वो है मजथुरिया जोरवार। ये है 13 से 18 का वर्ष के बीच में, ये 13 से कम था पूना। और मजथुरिया जोरवार जो इसके युवा गृह के सदस्य होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी के, वो है 13 से 18। और जो तीसरा कैटेगरी होता है इसका, वो होता है धांगर, मतलब 18 से अधिक, 18 से अधिक। तो ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ रहता है इसके सदस्यता, पूना, मजथुरिया, धांगर, इस तरीके से आपको बांटना है। इनके देवता कौन है? साल वृक्ष में निवास करते हैं उरांव के देवता, ठीक है। इसीलिए सरना देवी का नाम आपको याद रखना है। तो इन लोग किसकी पूजा करते हैं? ये लोग सरना देवी की पूजा करते हैं। किसकी? सरना देवी। किस में रहती है ये? साल के पेड़ में, ठीक है, क्योंकि इसको कई बार पूछा भी गया है। और याद रखेंगे, ये अब साल की पूजा करते हैं तो क्या करेंगे? सरहुल का नृत्य यही करते हैं, सलहुर नृत्य करते हैं, सलहुर गीत गाते हैं, कर्मा नृत्य भी ये करते हैं, ठीक है। और इन लोग जो बोली बोलते हैं, उरांवों की बोली मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुडुख बोलते हैं। इनकी जो बोली है वो क्या है? या तो कुडुख बोलो या कुरुख बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो कुडुख की बोली कौन बोलती है? उरांव के द्वारा बोली जाती है। जो गांव के मेन होता है मुखिया, उस मुखिया को क्या कहा जाता है? तो जाति पंचायत का मुखिया जो होता है वो माझी कहलाता है। तो तुमसे पूछ दिया जाएगा इसके जाति पंचायत का मुखिया क्या है? गांव का हेड वो है माझी। उरांवों के गांव का हेड माझी कहलाता है। और इन लोग खट्टी नाम के त्यौहार को मनाते हैं, फागुन भी मनाते हैं, सरहुल भी मनाते हैं, लेकिन खट्टी तिहार ज़्यादा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो खट्टी त्यौहार को, खट्टी तिहार को ज़्यादा इन लोग मनाते हैं। इतनी बातें कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए। इनका जो अगर गांव एरिया में जाओगे, सिटी में तो जो उरांव है बहुत एकदम पहचान ही नहीं पाओगे आप कि वो उरांव में आते हैं, ठीक है। कन्वर्टेड लोग तो एकदम भर गए हैं और इस उरांव के अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक। इनकी संस्कृति अपना लो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अपनाते नहीं हैं। अपनाना चाहिए लेकिन नहीं बनाते हैं। फ़ायदा जरूर लेंगे लेकिन अपनाएंगे नहीं। तो इनकी जो पारंपरिक पोशाक जो इन लोग पहनते हैं उरांव लोग, वो क्या कहलाता है? इनका जो पोशाक होता है ना, पोशाक करेया कहलाता है। इनका जो पारंपरिक पोशाक है वो क्या कहलाता है? तो ये करेया कहलाता है। करेया किसका? उरांवों का।
और याद रखेंगे आप कर्मा तिहार भी ये मनाते हैं। और ये सरहुल के साल वृक्ष में क्या होता है, नीचे में बैठ के इन लोग मनाते हैं सरहुल पर्व, साल वृक्ष जैसे फल जाता है तब। और इनकी जो गाथा है, गाथा महाकाव्य जो इनके पूर्वजों के ऊपर लिखी गई है, वो क्या कहलाता है, कड़क डंडी। कड़क डंडी जो है इनकी गाथा महाकाव्य इनके ऊपर लिखी गई है। तो वो अगर आ गया तो आप इनको बता देना गाथा महाकाव्य, गाथा महाकाव्य ये है कड़क डंडी। इतनी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन लोग छाई भीतर मतलब आत्मा को पूर्वजों से मिलाने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, छाई भीतर कहलाता है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया, तो छाई भीतर मतलब ये होता है कि अपने आत्मा को अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं। तो छाई भीतर एक क्या अनुष्ठानिक कार्य है जो छाई भीतर उरावों के द्वारा मनाया जाता है, ओरिजिनल उरावों के द्वारा। इतनी बातें आप रिवीजन करो, है ना, तब ये मज़ा आएगा। बाकी आगे आपका एक क्लास और बचा है, उसको आगे हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।